सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आइए पहले नजर डालते हैं सुबह 9 बजे के मुख्य समाचारों पर। पिछली घटनाओं से नहीं लिया कोई सबक। मुंबई में एक और फुट ओवरब्रिज हादसे में 6 की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। उच्च स्तरीय जांच के आदेश, एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने हादसे पर जताया दुख। लोकसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज। समिति में प्रवर्तन, वित्तीय और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल। 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से कराने वाली मांग का विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टीडीपी ने जारी की 126 उम्मीदवारों की पहली सूची। कुप्पम सीट से चंद्रबाबू नायडू और मंगलागिरी से उनके बेटे लोकेश लड़ेंगे चुनाव। राज्य के बंटवारे के बाद होने जा रहे पहले विधानसभा चुनाव में कुल 175 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान। उपराष्ट्रपति ने आतंकियों की मदद और प्रशिक्षण को लेकर पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, भारत के हवाई हमले के बाद बिच्छू से काटे गए चोर जैसी हुई पाकिस्तान की हालत। इस्लामाबाद के लिए इसे मानना भी मुश्किल और खामोश रहना भी। और अबू धाबी में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 का रंगारंग आगाज। मेजबान यूएई के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी टीम। 200 देश के करीब 7,500 विशेष एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के करीब एक फुट ओवरब्रिज के गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जबकि 31 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को जीटी और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त पुल के नीचे मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आईपीसी धारा 304A के तहत मध्य रेलवे और बीएमसी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश भी दे दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद और मुफ्त इलाज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच में ये पता लगाने के भी आदेश दे दिए हैं कि ऑडिट रिपोर्ट किसने और कैसे बनाई। साथ ही उन्होंने कई कड़े कदम उठाने की बात भी की है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हादसा हुआ हो। इससे पहले भी मुंबई में फुट ओवरब्रिज के गिरने से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। जुलाई 2018 में मुंबई के अंधेरी में भी फुट ओवरब्रिज के गिरने से हादसा हुआ था। इसके बाद फुट ओवरब्रिज के ऑडिट के आदेश दे दिए गए थे। बावजूद इसके सीएसटी फुट ओवरब्रिज हादसा बताता है कि प्रशासन ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया है। जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा। वहीं हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि मुंबई में हुए ब्रिज हादसे के कारण कई लोगों की मौत की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार इस हादसे में हताहत सभी लोगों को हर संभव मुहैया कराने की बात भी कही है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर रेलवे के डॉक्टर और अधिकारी, राहत और बचाव कार्य में बीएमसी के अधिकारियों को लोगों की मदद करने की बात कही है। और अब नजर डालते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर।
लोकसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए निर्वाचन आयोग पैनी नजर बनाए हुए हैं और चुनाव के दौरान नकदी के इस्तेमाल के अलावा सामानों की तस्करी, ड्रग्स और शराब समेत दूसरी गतिविधियों पर भी आयोग की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए आयोग ने कई उप समितियां भी बनाई हैं। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आज पहली बैठक बुलाई गई है। प्रवर्तन, वित्तीय और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में चुनाव के दौरान उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों के खर्चों पर नजर रखना एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। चुनावों के दौरान आर्थिक अपराधों की जांच के लिए 15 से ज्यादा एजेंसियों को काम पर लगाया जाएगा। इन एजेंसियों के प्रमुख भी इस बैठक में आज शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल चुनाव आयोग ने दिल्ली में देश भर के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की और दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में लोकसभा चुनाव के अलावा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पर्यवेक्षकों को उनकी भूमिका याद दिलाते हुए कहा कि चुनावी ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल के विधानसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के पारदर्शी इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चुनाव आयोग एक ऐसी अनूठी संस्था है जो 1950 से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर काम कर रही है। बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अलावा केंद्रीय सेवाओं के करीब 1800 अधिकारी शामिल हुए। और लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आदेश के मुताबिक कमेटी का गठन किया है जो सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ पार्टी और उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देने के लिए सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। पेश है एक रिपोर्ट। चुनावों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो विज्ञापनों पर नजर रखने के साथ आयोग ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने की पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी दिल्ली में 12 मई को 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए मॉनिटरिंग रूम बनाया है। इसमें टीवी, प्रिंट, रेडियो और सोशल मीडिया सेल बनाया गया है। चुनाव में दलों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़ी नजर रहेगी। देखिए, MCMC का मतलब है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, कि मीडिया में जो भी पॉलिटिकल कंटेंट आए उसका सर्टिफिकेशन पहले हो और ये कमेटी इसको मॉनिटर करती है। अभी जैसे चुनाव का समय है तो ECI के ऑर्डर्स के अनुसार कोई भी अगर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट आती है तो उसका प्री सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। इस मॉनिटरिंग रूम में 2 बातों का ख्याल रखा जाएगा। पहला, विज्ञापनों की प्रामाणिकता और दूसरा, कंटेंट। सोशल मीडिया पर कोई भी विज्ञापन डालने से पहले उम्मीदवारों और पार्टियों को आयोग से प्री सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके लिए उन्हें आयोग में 3 दिन पहले आवेदन देना होगा। आयोग ने इसके लिए सोशल मीडिया एक्सपर्ट के साथ 4 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है। टीम ये भी निगरानी रखेगी कि विज्ञापन चुनाव आयोग से प्रमाणित है या नहीं। दूसरा, कोई भी दल, नेता या प्रत्याशी धर्म, जाति या लालच के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी समय सीमा भी होती है। जो लिखता है, जो पार्टी एप्लीकेंट होता है कि ये मैं इस दिन से लेके इस दिन तक मैं चलाऊंगा, तो कोई 2 महीने के लिए मांगता है, कोई 3 महीने के मांगता है। और उसमें उसका जो एक्सपेंडिचर का भी पूरी डिटेल होती है कि इस एड को बनवाने में उसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और इसको चलवाने में जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चलेगा उसको वो कितनी पेमेंट होगी, तो उसका भी सब इसमें डिटेल होती है, ताकि जब पार्टी का जब इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन में जो स्टेटमेंट उनको देनी होती है, तो जितना भी उसमें एक्सपेंडिचर इनकर किया है बनवाने में और उसको चलवाने में, तो वो उस पार्टी के अकाउंट में जाएगा। वो साथ ही चुनाव आयोग सभी जिला स्तरों पर ट्विटर हैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बड़े नेताओं को फॉलो किया जा सके और नेता भी बाखबर रहें। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और चुनाव आयोग की टीम कल से असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा करेगी। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इन राज्यों का दौरा करेगी।
विपक्षी दलों के पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर संदेह के बीच चुनाव आयोग की एक टीम 16 से 19 मार्च तक असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा करेगी। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन शनिवार को कोलकाता में होंगे और वे राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर 21 विपक्षी पार्टियां द्वारा याचिका दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और पुख्ता व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 50% ईवीएम और वीवीपैट का औचक निरीक्षण करने की मांग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 21 विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में की है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वे कुल इस्तेमाल की जा रही ईवीएम और वीवीपैट में से 50% ईवीएम में दर्ज शर्तों और उनकी जोड़ीदार वीवीपैट में मौजूद पर्चियों का औचक मिलान करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछली अनेक सरकारों के कार्यकाल के दौरान जो काम दशकों से नामुमकिन थे, उनकी सरकार ने 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से उन्हें मुमकिन कर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए उनकी सरकार ने समर्पित भाव से काम किए हैं और उसके बेहतरीन नतीजे आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अनेक मोर्चों पर कामयाबियां हासिल की है और भविष्य में भी ऐसा करने के लिए हम संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर वित्त मंत्री के ब्लॉग को रीट्वीट भी किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग की सीरीज एजेंडा 2019 के चौथे हिस्से में मोदी है तो मुमकिन है के नाम से मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अरुण जेटली ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल से विदेश नीति, आर्थिक और रणनीतिक मुद्दे में अपनी विशेष छाप छोड़ रहे हैं। अहम मुद्दों पर तुरंत उन्होंने फैसले किए हैं और आज देश और दुनिया ये मान रही है कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में भारत की तेजी से अमल कर रहा है। लक्ष्य तय कर उसे हासिल किया जा रहा है। इसके चलते ही बीजेपी ने इस बार चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिया है। वित्त मंत्री ने अपने दावे के समर्थन में कई तथ्य भी रखे हैं। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार की अगुवाई में इतिहास में पहली बार लगातार 5 साल भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती रही और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विशेष जगह बनाई। 5 सालों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में इजाफा नहीं हुआ। आयकर में छूट की सीमा 5 लाख तक बढ़ाई गई और 20 महीने में जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू किया गया। साथ ही साथ छोटे कारोबारियों को राहत दी गई। 2014 में जहां रोज 7 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज 30 किलोमीटर रोज बन रहे हैं। आज 99% घरों में शौचालय हैं। 90% से ज्यादा गांव रोड से जुड़े हैं। इसके अलावा अरुण जेटली ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना, साथ ही किसानों को बेहतर मूल्य समेत कई उपलब्धियां गिनाई। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज कांग्रेसी नेता टॉम वडक्कन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। टॉम वडक्कन ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिस तरह कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, उससे वे काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का रुख देश के खिलाफ होता जा रहा था, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने की ठानी। वडक्कन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति से काफी प्रभावित हैं और यही कारण है कि भाजपा में शामिल होने पर वह काफी खुश हैं। ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। और आप जानते ही हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि ऐसे वक्त पर इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। वहीं टीएमसी विधायक अर्जुन सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए।
उन्होंने मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। अर्जुन सिंह ने कहा कि वो टीएमसी कभी माँ, माटी और मानुष की बात करती थी, वही पार्टी अब सिर्फ मनी यानी कि पैसे की बात करती है। सिर्फ एम माँ, माटी, मानुष अब सिर्फ मनी 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 रह गई है। इस पार्टी के साथ रहना, हम लोग जैसे लोग जिन्होंने वामपंथी लड़ाई हम लोग एक साथ लड़ा और वामपंथी को ख़त्म किया, इस दिन के लिए नहीं जो दिन आज हमें देखना पड़ रहा है। और बीजू जनता दल के सांसद बालभद्र माझी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। माझी उड़ीसा की नंबरगरपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। माझी ने कहा कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने आज रेजिग्नेशन मुखिया को दे दिया है, श्री नवीन पटनायक जी को। कारण ये है कि देखिए, जैसे कोई एक दल में है तो आप पार्टी में एक्सपेक्ट करते हैं सिटिंग एमपी के हिसाब से कि पार्टी का जितनी भी मीटिंग होता है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, उसमें उनको शामिल करना चाहिए, बुलाना चाहिए। बीते कई दिनों से मैं देख रहा हूँ हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। कभी अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो अवॉइड कर रहे हैं जो लोग इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो मुझे लगा कि शायद और बीजेडी को मेरा ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ सबसे बड़ा बात है कि ये मेरा आत्मसम्मान का बात है, मतलब मेरे को इंसल्ट हो रहा है जैसे में लग रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी मायाराम सुरजान फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वे सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उड़ीसा का दौरा करेंगे, जहां वे बालगढ़ जिले में परिवर्तन संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के प्रसार के लिए एसपी और बीएसपी संयुक्त रैलियां करेंगी। बुधवार को मायावती के साथ हुई मीटिंग के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों दलों ने सपा बसपा की रैलियों के बारे में बातचीत की और साथ ही दोनों दलों ने साझा रैली करने का प्लान भी किया है। समाजवादी पार्टी ने भी कई प्रत्याशी तय कर दिए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने भी तय किया है। अब सीधा जनता के बीच जाने का समय आ गया है। और कल की जो मुलाकात थी वो यही थी कि बहुत जल्दी रैलियां कहाँ कहाँ होनी हैं और किस तरीके से लोकसभाओं के बीच में रैलियां हो जाएं, जिससे कि जनता में जॉइंट रैली हो जाए, एक संदेश चला जाए। बहुत जल्दी उसका भी कार्यक्रम आपको मिल जाएगा कि जॉइंट रैली पहले फेज़ में कब है, सेकेंड फेज़ में कब होगी, या बीच में और किसी क्षेत्र में जाना होगा वो कब होगी। बहुत जल्दी कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि एनसीपी कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए सीटों का औपचारिक बंटवारा अभी फिलहाल घोषित नहीं किया है। एनसीपी की ओर से जारी पहली लिस्ट में शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को बारामती से टिकट दिया गया है। इसके अलावा संजय दीना पाटिल को मुंबई उत्तर पूर्व से, आनंद पराजपे को ठाणे, सुनील तटकारे को रायगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। और आप नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टीडीपी ने 126 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इस सूची में पार्टी प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे लोकेश का नाम इस सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री नायडू के बेटे लोकेश अमरावती राजधानी क्षेत्र में मंगलागिरी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू अपने पैतृक चित्तूर जिले के कुप्पम से 7वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इस बार करीब 150 सीटों को जीतने का दावा किया है। राज्य में चुनाव के लिए अधिसूचना 18 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 26 मार्च को होगी। 28 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। राज्य में 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ ही एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं।
राज्य में विधानसभा की कुल 175 सीटें हैं। फिलहाल आंध्र प्रदेश में टीडीपी के 99 विधायक हैं, वहीं वाईएसआर कांग्रेस के 67 विधायक हैं और इसके अलावा बीजेपी के 3 विधायक हैं। जम्मू कश्मीर में कल पीडीपी और दूसरी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों ने श्रीनगर में निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष प्रेक्षक दल से मुलाकात की। राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए ये विशेष टीम वास्तविक स्थिति का जायजा ले रहा है। निर्वाचन आयोग के दल ने सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों और दूसरे पक्षों से कश्मीर क्षेत्र में स्थिति का जायजा लिया। ये टीम आज जम्मू में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आतंकियों की मदद और प्रशिक्षण को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। गुरुवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवादियों को धन मुहैया कराने और प्रशिक्षण देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। उन्होंने भारत के हालिया हवाई हमले के बाद पाकिस्तान की हालत की तुलना बिच्छू से काटे गए एक चोर से की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है वह ना तो इसके लिए चुप बैठ सकता है और ना ही स्वीकार कर सकता है। उन्होंने पाकिस्तान से आतंकी शिविरों पर हालिया हवाई हमलों के लिए भारतीय बलों की सराहना भी की। उन्होंने तेलुगु भाषा की एक कहावत का हवाला देते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी देश की स्थिति ऐसी है कि वह ना तो इसे स्वीकार कर सकता है और इसी के साथ ना ही वो चुप बैठ सकता है। We have seen how our army fought for the cause of the unity and integrity of the nation. How skillfully they have done their duty in the recent strikes. The situation of our neighboring country is such, they can't accept it, they can't keep quiet. There is a saying in Telugu, "Dongaku teru kurte, vaadu yadavaledu, gammuga udaledu." If a scorpion eats a bird, bites a person, he can't cry because he's a thief. And he can't keep quiet because it pains. That is the situation of Pakistan today. Our neighbor is aiding, abetting, funding, training terrorists. So the valor and the sacrifice shown by our jawans should be remembered. अजहर महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित कराने की राह में चीन द्वारा लगाए गए अड़ंगे के बाद से कांग्रेस के सवालों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करारा प्रहार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करते हुए उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी को याद दिलाते हुए अरुण जेटली ने लिखा कि चीन को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने के लिए एक ही जिम्मेदार व्यक्ति है और वो है पंडित नेहरू। चीन और कश्मीर दोनों पर एक ही व्यक्ति ने गलती की है। 2 अगस्त 1955 को नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि अनौपचारिक रूप से अमेरिका द्वारा सुझाव दिया गया है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लिया जाना चाहिए लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं। इसके साथ ही अमेरिका चाहता था कि भारत को सुरक्षा परिषद में उसकी जगह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पत्र के अनुसार हम निश्चित रूप से अमेरिका की पेशकश स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब है कि चीन के साथ अन्याय है और चीन जैसे महान देश के लिए अनुचित होगा कि वो सुरक्षा परिषद में ना हो। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के चीन के साथ कूटनीतिक रिश्ते को घेरते हुए सरकार के साहस पर भी सवाल खड़े किए थे। और भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे को लेकर सहमति जताने के करीब 3 महीने बाद अटारी बॉर्डर पर दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें श्रद्धालुओं की आवाजाही और तौर तरीकों और समझौते के मसौदे पर चर्चा हुई और कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में तेजी से काम करने पर सहमति जताई गई। बैठक में भारत ने खालिस्तान समर्थक आतंकियों को इस गलियारे का दुरुपयोग नहीं करने पर जोर दिया। गलियारे को लेकर अगली बैठक बाघा बॉर्डर में 2 अप्रैल को होगी। इससे पहले तकनीकी विशेषज्ञों की 19 मार्च को बैठक होगी। करतारपुर गलियारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच गुरुवार को पहली बैठक अटारी बॉर्डर पर हुई।
इसमें गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने के लिए तीर्थ यात्रियों की सुविधा के तौर तरीकों और समझौते के मसौदे पर चर्चा हुई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के विभिन्न पहलुओं और प्रावधानों पर विस्तार से रचनात्मक चर्चा की। इसमें भारत की ओर से 7 दिन शुरुआत में रोजाना 5,000 श्रद्धालुओं को इजाजत देने, विशेष मौके पर 10,000 लोगों को दर्शन करने की सुविधा का प्रस्ताव किया गया। Both sides had prepared their own draft agreements, shared, so these were discussed in detail. Our side pressed on the need for arranging visit of at least 5,000 pilgrims per day to begin with in phase one of the project. We have also emphasized from our side that in the spirit of this Kartarpur Sahib corridor, this corridor should be absolutely visa-free. There should not be any additional encumbrances in the form of any additional documentation or procedures. भारत ने अपनी सीमा में करतारपुर साहिब गलियारे के लिए 50 एकड़ भूमि की पहचान की है। इसे 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इसमें यात्री विश्राम भवन, समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित एक पर्यावरण अनुकूल इमारत होगी। इस परिसर में लगभग 5,000 यात्रियों के आने जाने की सुविधा होगी। Government of India has decided to build a huge passenger terminal complex building, which is going to be a state-of-the-art building. It's going to be a green building. It's going to be a building which is elderly friendly, disabled friendly, and it will look after the needs of pilgrims from all over the country. लंबे समय से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक आसान और आवाजाही मुहैया कराने की मांग की जा रही है। ये गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले से जोड़ेगा। सरकार ने गुरु नानक की 550वीं जयंती के मौके पर करतारपुर गलियारा शुरू करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान अपनी सीमा में इस गलियारे को बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और न्यूजीलैंड में आतंकी हमले की खबर है। न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में गोलीबारी में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। न्यूजीलैंड के पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में से क्राइस्टचर्च में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस हमलावर से निपटने में जुटी हुई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक गोलीबारी के दौरान एक मस्जिद में कई लोग हताहत हुए हैं, जबकि दूसरी मस्जिद को खाली करा लिया गया है। पुलिस कमिश्नर माइक बुश के मुताबिक शहर के सभी स्कूलों को भी बंद करवा दिया गया है। क्राइस्टचर्च इलाके में सभी को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत सूचित करने को कहा गया है। घटना के दौरान वहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मौजूद थे। इस हमले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम बाल-बाल बच गई है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम फिलहाल न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने ट्वीट कर कहा है कि गोलीबारी में पूरी टीम बाल-बाल बच गई। बेहद डरावना अनुभव था। Also, there are multiple scenes involved in this incident as well, and police will be giving more details as they can as the situation unfolds. Whilst I cannot give any confirmation at this stage around fatalities and casualties, what I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days. Clearly, what has happened here is an extraordinary and unprecedented act of violence. Many of those who will have been directly affected by this shooting may be migrants to New Zealand. और अबू धाबी में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 का कल रंगारंग आगाज हो गया। इन खेलों में 200 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। भारतीय कंटिंजेंट ने तिरंगा लहराते हुए अपने जोश और उत्साह का प्रदर्शन दिया। मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत को इस स्पेशल ओलंपिक में सबसे बड़ी टीम है। इसमें दुनिया भर से 7,500 विशेष एथलीट अपने 3,000 कोच की निगरानी में हिस्सा ले रहे हैं और 1,500 अधिकारी खेल रेफरी हैं। पहली बार सऊदी अरब की महिला एथलीट विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 में भाग ले रही है। अबू धाबी और दुबई में 9 विश्व स्तरीय वेन्यूज पर इन खेलों का आयोजन हो रहा है।
और भारत की दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक का विश्व कप के क्वालिफाइंग दौर में तीसरे स्थान पर रहकर स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। और भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत का सिलसिला जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। लक्ष्य सेन ने दक्षिण कोरिया के वांग यांग यू पर लगातार जीत दर्ज करके पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मुकाबले में लक्ष्य ने 21-14, 21-15 से जीत दर्ज की। और इसके साथ ही सुबह 9 बजे में इतना ही। आगे विशेष में देखिए दानवीर। नमस्कार।